हेलो। The breathing is increasingly labeled in their possibility of flashing disorder and suffocation. मैडम वहाँ पे देख रहे नीचे किस्म की भाषा है उसके सिस्टम में लगी हुई वो निकाल So, फिर इंसान जो है वो अपनी और सफिशिएंट के लिए रास्ते अब प्रैक्टिस रिलेटेड रेस्ट होता है इसके बाद प्रैक्टिस सबसे पहले ये कि प्रैक्टिस ठीक है तो प्राइमरी की बात है प्राइमरी ऑक्सीजनेशन हमारी जो क्रिस्टल हो जाती है वो नॉर्मल में ध्यान में ठीक है वो नॉर्मली जो वो एक्सट्रीम हो जाता है या नॉर्मली जो वो बात हो जाता है एक नॉर्मल वैल्यू के अंदर रहता है लेकिन जो सेकेंडरी रेस्पिरेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हेलो निशा, आपको आवाज नहीं आ रही है? हेलो 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 ओके निशा, ग्रुप में मैसेज करो। अभी जस्ट आप और साथ में शमशा तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, तो बाकी स्टूडेंट्स का है क्लास नहीं अटेंड करनी। हरी आप जल्दी मैसेज करो सबको। और आपके फर्स्ट क्लास जो है 8:30 से ही स्टार्ट हुआ करेंगे डेली। विद इन 5 मिनट्स पूरी क्लास जो है जितने भी आप लोग अब स्टूडेंट्स हो जल्दी से लॉग इन हो, ज्वाइन करो। पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की तरह करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा काम है कि एयरवे को पैटर्न करें। हमारा सबसे पहला काम है कि एयरवे को पैटर्न करें, उस पेशेंट को जो है वो रेस्क्यू ब्रीदिंग दे दें, ये सर्कुलेटरी साइंस में और सर्कुलेटरी साइंस उसका पल्स रेट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका जो बीपी है ब्लड प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, जो सर्कुलेशन की वजह से साइंस हो जाती है, ठीक है। तो पल्स रेट का हो जाएगा, पल्स रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा, टेकिकार्डिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो उसका ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आएंगे, उसके ब्लड फ्लो के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये सारी सर्कुलेटरी साइंस सिम्टम्स आने शुरू हो जाती है, नीचे इसके अलावा साइनोसाइटिस ठीक है, जो सर्कुलेशन की वजह से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। बाद में जो है रेस्पिरेटरी करते हैं तो शमसा, आप और निशा नहीं बस क्लास अटेंड करनी है स्टिल। अभी तक आप दोनों के अलावा कोई नहीं हुआ जिसने ज्वाइन किया। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि एयरवे को पैटर्न करती है, उसके बाद में इसकी ब्रीदिंग जो इसकी ब्रीदिंग कहते हैं कि इसको सीधी लाइफ से इस तरह अगर हमने एयरवे को पैटर्न किया इसकी ब्रीदिंग में तो उसकी वजह से पेशेंट को सिचुएशन में मेंटेन उसकी ऑपरेशन में वो कार्यक्रम से बच सकता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि दो चीजें जो है वो सीख सबसे क्या कि आप दो चीजें से सीखो, टाइम बताती दो चीजें तो ये दोनों चीजें क्या है, ये लाइफ से फर्स्ट ईयर को सीधी आने में कहते हैं कि टाइम बताती है वो फर्स्ट ईयर सीधी आ सकती चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें लाइफ से इसे ठीक है।
और जब भी इंसान को जब भी किसी क्लाइंट को गाड़ी पर मोडली अरेस्ट होता है तो हमारे पास दूसरे निशा आपने मैसेज कन्वे कर दिया? ओके, तो कल आपकी क्लास 9 o'clock स्टार्ट हुई थी। आपको मैसेज मिला हुआ था कि आज आपकी 8:30 पर क्लास है? शमसा, आप लोग को ये मैसेज कन्वे हुआ था कि आज आप लोग की 8:30 पर क्लास है? जिसका जो इजी तरीका है वो 12 मोस्ट कॉमन क्लासेस है हमारे पास। उसका जो एक इजी तरीका याद करने का वो क्या है कि 6 कॉर्डर्स जो है वो H से स्टार्ट होते हैं और 6 कॉर्डर्स जो है वो T से स्टार्ट होते हैं। हम इसे सिंपल से नाम दे, सिंपल सर्वे में एक नाम दे कि 6 से 60 याद करने ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अपने याद करने की आसानी से याद करने के लिए हम ये कहते हैं हमने कहा कि 6 जो है वो H से स्टार्ट होते हैं, 6 जो है वो T से स्टार्ट होते हैं, हमने 6 ओके, तो नेक्स्ट अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया बट आपके नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस होंगी आप जो है स्केड्यूल जो है 8:30 से ही आप लोग का रहेगा, जैसे पहले था फिजिकली आप लोग क्लासेस अटेंड करते थे। हाइड्रोजन आयन एक्सिस जिसे एसिडोसिस कहते हैं, ये दो चीजें इंग्लिश में है तो पेशेंट गाड़ी की मॉडल का इसके अलावा हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोनीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। 4 टेंज जो है वो कम हो रहे और 2 टेंज जो है वो इंक्रीज हो रहे। तो हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइड्रोजन एक्सिस एंड हाइपोनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, जस्ट 2 मिनट्स और है, मैं वेट कर रही हूँ, फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। चाहे 2 स्टूडेंट्स हैं आप लोग, 2 स्टूडेंट्स अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग का टाइम क्यों वेस्ट हो? इसके अलावा ट्रॉमा अगर हो जाए वो चीज़ है जो आपका काम क्या है यहाँ पे? आपका काम है कि कॉज को फाइंड करके उसे ट्रीट करना। देखो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, इन सपोर्टिव के साथ क्या तो रूट एनालिसिस और रूट एनालिसिस करके यहाँ पे रूट कॉज को फाइंड आउट करके उसे ट्रीट करना। जब तक आप रूट कॉज को फाइंड आउट करके उसे ट्रीट नहीं करते तब तक पेशेंट नहीं हो सकता। फॉर टाइम तो ठीक हो जाएगा, दोबारा कुछ ऊपर टेक ठीक है। तो आपका मेन काम जो यहाँ पे वो क्या है कि कॉस्ट फाइंड आउट करके उसे ट्रीट ओके, निशा आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? आप जितने भी अभी 3 स्टूडेंट्स हो आप लोग चलो मेरा लेक्चर अटेंड करो। ओके, क्लास में जब लास्ट क्लास हुई थी मैंने उसमें आप लोगों को जो है स्टेफ्लोकोकस के बारे में सारा डिटेल में बता दिया था कि स्टेफ्लोकोकस की 3 टाइप्स हैं, ओरियस है, एपिडर्माइटिस है, सेप्टिफाइटिकस है। इसके लिए जो जो टेस्ट रिक्वायर्ड थे, जो इनके डिजीजेस थे वो सारी हमने पढ़ लिए थे। तो अब ये है जो सेकंड ग्रुप है ग्राम पॉजिटिव कोकाई में ही एक मेजर कैटेगरी है स्ट्रेप्टोकोकाई की, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ये है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था तो ये मेरी स्लाइड्स कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए मैं इसका दोबारा ओवरव्यू देकर एंड से स्टार्ट करूँगी। ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो हमने स्टेफ्लोकोकस पढ़ा जो क्लस्टर फॉर्म में थे बट ग्राम पॉजिटिव थे, ये भी ग्राम पॉजिटिव हैं और इनका डिफरेंस क्या है, ये किस फॉर्म में है? रोड शेप में है, ठीक है। तो चेन्स और पेयर्स में है। स्ट्रेप्टोकोकाई आर सर्कुलर है बट चेन फॉर्म में लगते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई आर स्फेरिकल, ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन चेन्स और पेयर्स है। और स्ट्रेप्टोकोकाई आर कैटालेस नेगेटिव। ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने क्लास में डिस्कस किया, जिसकी बेस पे हमने स्टेफ्लोकोकस को
इस सेकंड मेजर कैटेगरी से डिफरेंशिएट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई से कि ये कैटालेस नेगेटिव है। जितने भी स्ट्रेप्टोकोकस होंगे वो सारे कैटालेस नेगेटिव है। One of the most important characteristics for identification of streptococci is the type of hemolysis. देखो स्ट्रेप्टोकोकाई में जितने भी मेंबर्स हैं बैक्टीरिया के, हम उनको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिसिस। इसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की, तो सारे जो है वो हेमोलिसिस नहीं करते। हेमोलिसिस क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज है, ब्लड की जो है डिस्ट्रक्शन होती है, लाइसिस होती है। तो ये जितने भी बैक्टीरिया हैं वो लाइसिस करते हैं, बट उसमें ये होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो कंप्लीट हेमोलिसिस करेंगे, कुछ जो होंगे वो पार्शियली हेमोलिसिस करेंगे। तो इस बेस पे भी हम स्ट्रेप्टोकोकाई को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? वही उसी बेस पे हेमोलिसिस की बेस पे हमने स्ट्रेप्टोकोकाई को डिफरेंशिएट डिफरेंट कैटेगरीज में रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है? बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। सेकंड क्या है? नॉन बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में वो सारे बैक्टीरियाज इंक्लूड हैं जो कि क्या करते हैं? कंप्लीट हेमोलिसिस करती है। अगर उन्हें हम पेट्री डिश पर ग्रोथ करवा रहे हैं बैक्टीरिया की, जैसे इनमें से जैसे ये मेंबर्स लिखे हुए हैं, पायोजनीज है, क्लेक्टेशिया, कैलस है, बोवियस है, इनमें से कोई भी बैक्टीरिया होगा जो कि हमने उसकी ग्रोथ करवाई हुई है पेट्री डिश के ऊपर, ब्लड एगर के ऊपर, तो क्या होगा कि आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड 24 आवर्स के बाद क्या होगा कि वो जो ब्लड अंदर हमने इंक्लूड किया था ब्लड एगर के अंदर, वो सारी उसकी आरबीसीज की हेमोलिसिस होने की वजह से उसका रेड कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, रेड से वो दोबारा से वाइट कलर में आ जाएगा। ओके, तो इसे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई करते हैं जो कि कंप्लीट आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। ओके, तो इसको हम जो है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसे लेंस फील्ड ग्रुपिंग कहते हैं, और ये ए टू यू तक है। ये आपको पता होना चाहिए लेंस फील्ड ग्रुपिंग में कितने ग्रुप्स हैं, ए टू यू तक के, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनिक डिफरेंसेस इन सी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनके जो एंटीजेंस हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स के ए प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन्स वगैरह पढ़े थे, तो इसमें जो है स्ट्रेप्टोकोकाई में पिंचर एंटीजन क्या है? सी कार्बोहाइड्रेट्स। उसके डिफरेंस की बेस पे जो है हमने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज में रखा हुआ है। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी है, पायोजनीज है, स्ट्रेप्टोकोकस एक्लेक्टेशिया है, और ईव कैलिस है, और स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस है। अब नॉन बीटा हेमोलिटिक में वो हैं जो कि या तो पार्शियली हेमोलिसिस करते हैं या फिर बिल्कुल भी हेमोलिसिस नहीं करते, बट वो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं। तो अगर वो हेमोलिसिस नहीं करते तो हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हम ये देखेंगे कि वो ग्राम पॉजिटिव है, चेन की फॉर्म में है, ठीक है, शॉर्ट चेन्स हैं, इस तरह की बेस बातों पे हम उसे कैटालेस व नेगेटिव हैं, इस बेस पे हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यही स्ट्रेप्टोकोकाई की ही फॉर्म है। ओके, नॉन बीटा हेमोलिटिक में क्या आ रहा है? सम स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस नो हेमोलिसिस, अदर्स प्रोड्यूस अल्फा हेमोलिसिस। अल्फा हेमोलिसिस इज अ पार्शियल हेमोलिसिस ऑफ आरबीसीज है। पार्शियली मीन क्या है कि कंप्लीट आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर 100 आरबीसीज हैं उस मीडिया के अंदर, तो उसमें से 100 की डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाएगी, पार्शियली होगी। हो सकता है कि 50 की हो जाए, हो सकता है 70 की हो जाए, 70 आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाए। तो वो क्लियर जो कलर है रेड है, वो उससे बिल्कुल ये नहीं होगा कि वाइट कलर हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत डार्क कलर रेड भी रहता है, ठीक है, क्योंकि कुछ आरबीसीज अभी भी हैं जो बिल्कुल अपनी उसी शेप में है, अपना उन्होंने कलर रिटेन किया हुआ है और उनकी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। ओके, द प्रिंसिपल अल्फा हेमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स। अब अल्फा हेमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं जो कि पार्शियली हेमोलिसिस कर रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनाई है, विरिडेंस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, विरिडेंस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है। तो अब ये है कि पहले हम ए टू यू ग्रुप की डिस्कशन करेंगे, फिर इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। निमोनाई कौन सा बैक्टीरिया है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी बातें पढ़नी है हमने। अल्फा हेमोलिटिक है, मैं इनकी डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ, लास्ट वाले कॉलम में जो है इनकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल सेकंड वाले कॉलम में फॉर्म अल्फा हेमोलिटिक में क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो अल्फा हेमोलिटिक है उसमें क्या होता है? ग्रीन जोन, उनके इर्द गिर्द कॉलोनीज के इर्द गिर्द जो होता है, कॉलोनीज कहाँ बन रही है? पेट्री डिश के ऊपर, जहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहे हैं वहाँ पर उसकी डिफरेंट कॉलोनीज बनती हैं जहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसीज की इनकम्प्लीट लाइसिस हुई होगी उस पेट्री डिश के ऊपर।
अब ग्रीन कलर क्या है, किस वजह से बनता है? व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस हीमोग्लोबिन। रेड कलर टू बिलीवर्डन में, बिलीवर्डन का कलर क्या है? रेड से जो आरबीसीज का रेड कलर है बिलीवर्डन में कन्वर्ट होने की वजह से वो कलर ग्रीन हो जाएगा। और ग्रीन जोन में क्या होता है? एरिया है, मार्क्ड एरिया होगा कि जो एरिया बना होगा ग्रीन कलर का शो होगा। और जो हमें कलर्स दिखाई देते हैं जैसे स्टेफिलोकोकस ओरियस का मैंने बताया, उसका कलर कौन सा दिखाई देता है? उसकी कॉलोनीज किस कलर में अपीयर होती है? निदा, मुझे इसका आंसर तो आपने ये अटेंड की थी क्लास में भी, मैंने क्लियर बताया था। स्टेफिलोकोकस ओरियस की कॉलोनीज किस कलर में अपीयर होती हैं पेट्री डिश के ऊपर? मुझे ये कलर बताओ। निदा, आई एम वेटिंग, जल्दी इसका रिप्लाई करो। रोनिका, आपने भी अटेंड की हुई है क्लास। गोल्डन, ठीक है, गुड। गोल्डन कलर में अपीयर्स होती हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन से पहले जो है वो कलर किस कलर का होगा? मीडिया ग्रोथ कॉलोनीज के इर्द जो है जितना भी कलर होगा वो रेड कलर का होगा हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। बट क्या है, हीमोग्लोबिन की जब वो कन्वर्ट हो रही है बिलीवर्डियन में तो वो ग्रीन कलर में अपीयर्स होंगे। बीटा हेमोलिसिस में बिल्कुल मतलब अपोजिट है कि इसमें टोटली जितने भी आरबीसीज हैं उन सब की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो क्या होगा? रेड कलर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और क्लियर जोन में होता है कि उसमें कोई कलर नहीं रहेगा। ओके, बीटा हेमोलिसिस किस वजह से अब हो रही है? बीटा हेमोलिसिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम हेमोलाइसिन्स कॉल्ड स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। देखो, जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है हेमोलिसिस की बेस पे हम इतने बड़े ग्रुप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो आपको पता होना चाहिए कि हेमोलिसिस किस वजह से होती है। हेमोलिसिस एक एंजाइम है हेमोलाइसिन, ठीक है, उसकी वजह से जो है बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करता है हेमोलाइसिन। उसमें कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोलाइसिन और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस है। इनकी प्रोडक्शन की वजह से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है? आरबीसीज जो होते हैं वो हमारी बॉडी में या फिर अगर बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करवाया हुआ है ब्लड एगर के ऊपर तो उसमें क्या होता है? उन दोनों में आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन होती है। गैमा हेमोलिटिक है तो इसमें वो हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करते, हेमोलिसिस नहीं करते, उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। ट्रांसमिशन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है? आर पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन थ्रोट स्किन एंड इंटेस्टाइन्स बट प्रोड्यूस डिजीज व्हेन दे गेन एक्सेस टू टिश्यूज और ब्लड। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि नॉर्मल फ्लोरा जब तक अपनी असाइंड एरियाज में फिक्स्ड एरियाज में प्रेजेंट होते हैं तब तक वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, बट वो जैसे ही अपने असाइंड एरिया से मूव करते हैं तो वही नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया किस कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी के बन जाते हैं? पैथोजेनिक बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एपिडर्माइटिस था, जैसे मैंने आपको स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस में बताया था, अगर वो स्किन के ऊपर ही प्रेजेंट है तो नॉन पैथोजेनिक है, बट इन्वेड कर गया है तो क्या बन जाएगा? पैथोजेनिक बन जाएगा। इसी तरह इतनी इस कैटेगरी में जितने भी बैक्टीरिया हैं जब तक वो अपनी नॉर्मल साइट्स पर प्रेजेंट है तो वो नॉन पैथोजेनिक रहेंगे। ओके, अब पैथोजेनेसिस क्या है? इसमें क्या क्या मतलब किस वे में ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकाई की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है। जो लेंस फील्ड ग्रुपिंग हमने की है उसमें पहले ग्रुप ए को डिस्कस कर रही हूँ। ग्रुप ए में क्या क्या है? ग्रुप ए के जो बैक्टीरिया हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है, इसका मेथड क्या है बॉडी में डिजीज कॉज करने का? 3 डिफरेंट मेथड से ये बॉडी में डिजीज कॉज करता है। फर्स्ट क्या है? पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन है। मैंने आपको बताया कि पस के थ्रू जो है बॉडी में पस की प्रोडक्शन करेगा जिसके रिजल्ट में इन्फेक्शन होगा, हमारी बॉडी में डिजीज कॉज होगी। सेकंड क्या है? डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड पे क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को इन्वॉल्व करके इम्यून जो हमारी प्रोटेक्शन करता है बट उसी को ही हमारे अगेंस्ट यूटिलाइज करके हमारी बॉडी में क्या करता है? कोई ना कोई डिजीज प्रोड्यूस कर देता है। तो ये उसके 3 डिफरेंट मेथड्स हैं बॉडी में, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने के या फिर डिजीज के। तो पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन क्या है? विच इज इंड्यूस्ड लोकली एट द साइट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन टिश्यू। पायोजेनिक देखो जहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उसके इर्द गिर्द का जितना भी एरिया होगा बस वहीं पे बनती है। ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे फेस के ऊपर कोई छोटा सा पिंपल बना है, ठीक है,
उधर बैक्टीरिया प्रेजेंट था, उधर फेस पर उस पिंपल के इर्द गिर्द पस बनेंगे या आँख की लेग्स पे भी बन जाएगी? मिंटा मुझे इसका आंसर दो कि जहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिस एरिया पर, ठीक है, उसके इर्द गिर्द पस बनती है या फिर हमारी पूरी बॉडी में पस बनने लग जाती है? ठीक है, सिर्फ उसके इर्द गिर्द पर, ठीक है, जहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसकी सराउंडिंग्स में क्या होता है, पस बनती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं, बैक्टीरिया जहाँ पर प्रेजेंट है उसके इर्द गिर्द ही आते हैं इम्यूनिटी सेल्स इनगल्फ करने के लिए। सही है, ये नहीं कि पूरी बॉडी में इनगल्फिंग सेल्स जो एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो इस टिश्यू की तरफ, उस एरिया की तरफ मूव करते हैं कि वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर सके। अब टॉक्सिन की प्रोडक्शन है, सेम वैसे है जैसे ओरियस का था, उसमें पायोजेनिक और एक्सोटॉक्सिन है। इसमें एक्स्ट्रा क्या बात है, इम्यूनोलॉजिक थर्ड इसका मेथड है बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने का। एक्सोटॉक्सिन में क्या है, विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड सिस्टेमिक सिम्टम्स इन एरियाज ऑफ बॉडी वेयर देयर आर नो ऑर्गेनिज्म। देखो सिस्टेमिक सिम्टम्स भी क्या होता है, वाइड स्प्रेड से क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट था वहाँ से क्या है इन्फेक्शन या फिर टॉक्सिन जो है वो मूव कर जाता है जहाँ पर प्रेजेंट था उसके अलावा और एरियाज में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मूव करता जाएगा वहाँ वहाँ टॉक्सिन जहाँ जहाँ जाता जाएगा वहाँ वहाँ इन्फेक्शन होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन की वजह से, टॉक्सिन की वजह से बॉडी में सिस्टेमिक सिम्टम्स अपीयर होती हैं। वाइड स्प्रेड में कि वो इन्फेक्शन लोकली नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, सिस्टेमिक हो जाता है। अब इम्यूनोलॉजिक में मेथड क्या है, विच occurs when antibody against a component of the organism cross reacts with normal tissues। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि एंटीबॉडी कि जो मतलब एंटीबॉडीज बनी थी उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वही क्या करती हैं, क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं। क्रॉस रिएक्ट्स में कि हमारी अपनी ही बॉडी के टिश्यू के साथ या किसी ऑर्गन के साथ क्रॉस रिएक्टिंग मीन्स उसके साथ ही इंट्रैक्शन करती हैं और उसी के अगेंस्ट काम स्टार्ट कर देती हैं विद नॉर्मल टिश्यूज एंड फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब वो एंटीबॉडीज जो है हमारे टिश्यूज के साथ आपस में इंट्रैक्शन होगा, इनका आपस में क्या बन गया, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के रिजल्ट में क्या होगा, वही टिश्यू जो नॉर्मल था बट वो हमारे अपनी ही इम्यूनिटी सेल्स उसे क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे। मतलब इसने जस्ट ये फ़ायदा लिया कि ये बॉडी में गया, उसके रिजल्ट में एंटीबॉडीज़ बनी और वही एंटीबॉडीज़ हमारे अपने ही अगेंस्ट बैक्टीरिया को किल करने के बजाय हमारे अपने ही अगेंस्ट काम करने लग जाती है। ये इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस का इनका जो मेथड है ये आपको क्लियर होगा। सना, आपको इम्यूनोलॉजिक मेथड क्लियर हुआ है? मुझे इसका रिप्लाई करो। मैंने इसके डिवीजन में बताया कि क्या था, सी कार्बोहाइड्रेट जो कि एक एंटीजन है उसकी बेस पे हमने इसको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा हुआ है। तो सी कार्बोहाइड्रेट क्या है, डिटरमाइंस द ग्रुप ऑफ बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोका डिसलोकेटेड इन दिस सेल वॉल। तो सेल वॉल में सी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, उसकी बेसिस पे हम जो क्या कह रहे हैं कि ये बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया है, मतलब ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करते हैं आरबीसीज की। एम प्रोटीन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस इज इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीफेगोसिटिक फैक्टर है। देखो क्या पायोजेनेस है, उसके अंदर क्या है, कैप्सूल तो नहीं है बट उसकी क्या है, उसमें एम प्रोटीन प्रेजेंट है जो कैप्सूल का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। कैप्सूल का फंक्शन क्या है, एंटीफेगोसाइटोसिस है, एंटीफेगोसिटिक है। अब इसमें कैप्सूल नहीं प्रेजेंट, इसका फंक्शन कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, किसकी हेल्प से, एम प्रोटीन की हेल्प से परफॉर्म हो रहा है। सी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी एंटीजेनिक रोल प्ले कर रहे हैं। आपने ए प्रोटीन पढ़ी, एम प्रोटीन पढ़ ली और साथ में यह क्या है, सी कार्बोहाइड्रेट्स है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सी कार्बोहाइड्रेट पूरा है, एंटीजेनिक नहीं। ठीक है, और एंटीजन क्या होते हैं,
एंटीजन मीन वो होता है जो कि हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो कि मैं कोई फॉरेन बॉडी आया हूँ बॉडी में। मतलब एक तरह से क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को इंडिकेशंस मिलती हैं कि कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इन्वेट कर चुका है। एंटीजन्स वो होते हैं। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी हमारा बॉडी हमारा बॉडी से प्रोसेसिंग हो सकता है। लेकिन अगर हम सिवियर वेदर कंडीशन क्लियर हुआ नीता आपको? नीता आपको एंटीजन्स का और ये बात क्लियर हुई कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कि इसमें जो सी कार्बोहाइड्रेट है वो एंटीजेनिक रोल प्ले करती है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में। बेसिकली इसका रोल ज़्यादा होता है। ओके, मैंने एम प्रोटीन भी बता दी कि जैसे कैप्सूल का फंक्शन है तो उसके अपोजिट अब क्या है, एम प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करेगी पायोजनीज में। तभी पायोजनीज आप मुझे बताएंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है या अनकैप्सुलेटेड है, मतलब इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। ओके क्लास, मैंने आपको विरुलेंसी की भी डेफिनेशन क्लियर बताई थी। मुझे बताओ कि विरुलेंसी की डेफिनेशन क्या है। विरुलेंसी की डेफिनेशन बताओ। और विरुलेंस फैक्टर किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब इसका क्या है। देखो, बैक्टीरिया बॉडी में इन्वेड हुआ, अब वो डिजीज तो कॉज कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एंटीजेंस प्रेजेंट है, वो खुद एक फॉरेन पार्टिकल है, बट उसकी इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेसिटी जो है, क्या चीज़ें इन्हांस कर रही हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसको हेल्प कर रहे हैं कि वो पीक पर जाके इन्फेक्शन कॉज करे, तो वो इसके विरुलेंस फैक्टर है, मतलब जो जो उसे सपोर्ट कर रहा है। अब हाइपोक्लेमिया की मेन काजेस कौन कौन सी? जीआईटी अगर लॉस हो जाए तो कौन से लेवल लॉस हो जाए? गुड निम्ता, नॉन कैप्सुलेटेड है। ठीक है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी मीन कि वो किस हद तक जाकर उसकी पीक कौन सा पीक होगा, कितने लेवल पर जाके वो डिजीज सिवियरिटी क्या है। ठीक है, ये विरुलेंसी है सिवियरिटी डिजीज की। तो अब कौन सी है सिवियरिटी तक, मतलब कम इन्फेक्शन ही उस सिवियरिटी का इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने में क्या क्या चीज़ें उसकी हेल्प करती हैं बैक्टीरिया के। तो ग्रुप ए जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेनिस बैक्टीरिया है, उसमें क्या क्या है उसे चीज़ें हेल्प कर रही हैं। एक एंजाइम है हाइल्यूरोनाइडेज है, और क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेज है और डीएनएज है। ये तीनों ही एंजाइम्स हैं जो कि उसे हेल्प कर रहे हैं डिजीज़ को स्वीटी पर लेके जाने के लिए। अब हाइल्यूरोनाइडेज क्या है, डिग्रेड्स हाइल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, हाइल्यूरोनिक एसिड है उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, विच इज़ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज। अब देखो, ये हाइल्यूरोनिक एसिड जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, अब इसकी डिस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, ये एंजाइम कर रहा है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, ये भी फिब्रोलाइसिन करता है। ये वो सारी बातें, फिब्रोलाइसिन वगैरह आप पूरा प्रोसेस देखो। डीएनएज क्या है, डीएनए की डिस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग अगर इसका फंक्शन नहीं भी याद रख सकते तो सिंपल उसके विरुलेंस फैक्टर्स नेम याद रख लो कि कौन कौन सी एंजाइम है, हाइल्यूरोनाइडेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है और डीएनएज है। ओके, और एंटीजेंस के नेम याद कर लो। एंटीजेनिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सी कार्बोहाइड्रेट और एम प्रोटीन है। अगर आपको उनकी डिटेल नहीं आ रही तो एटलीस्ट ग्रुप ए का अगर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के बारे में कुछ डाटा पूछते हैं तो आप लोग सिंपल से नेम्स तो लिखते होगे ना, हेडिंग्स तो याद कर सकते हो। अब उसमें क्या क्या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, इससे जो प्रीवियस स्लाइड थी इसमें हमने क्या डिस्कस किए हैं,
हमने एंजाइम्स के बारे में बताया कि कौन कौन से एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है। इधर जो है डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन है, कौन कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, स्टेप्टोलाइसिन ओ है, स्टेप्टोलाइसिन एस है, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए है और एक्सोटॉक्सिन बी है। ठीक है, अगर ये आप लोग इतने नेम्स याद रह जाते हैं, अब आगे आपने ये याद रखना है ना कि ये फंक्शन क्या है इसका। ठीक है, अगर आप लोग, मैं ये कहती हूँ कि ना होने से बेहतर ये है कि आप लोग सिंपल इसके नेम्स याद कर लो। बट अगर आपके पास इतना है कि आप इसे याद रख सकते हो, इनफैक्ट आपको याद करना चाहिए। जैसे ये मैंने अभी एमसीक्यूज में पूछा हुआ था, स्टेप्टोलाइसिन ओ और स्टेप्टोलाइसिन एस, इनमें से मैंने आपसे पूछा था कि ऑक्सीजन लेबाइल और ऑक्सीजन स्टेबल कौन सा है। ठीक है, स्टेबल में वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी स्टेबल रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। और ऑक्सीजन लेबाइल वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है। जी, कैपेबिलिटी को भी आप क्या कर सकते हैं कि उसमें कितनी कैपेसिटी है। गुड निम्रा। ठीक है, तो अब ये मैं स्टेप्टोलाइसिन ओ और स्टेप्टोलाइसिन एस का डिफरेंस बता रही हूँ। ओ से आप लोग याद रख लिखो, ऑक्सीजन लिबाइल है, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऑक्सीजन स्टेबल कौन सा है, स्टेप्टोलाइसिन एस है। इतनी बात आपको पता चल गई। ऊपर से अब ये देखो, जैसे ये पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए है, इसका फंक्शन क्या है, इज द टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट केसेस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। मैंने आप लोग को भी क्लियर पिछली क्लास में आप लोग सारे प्रेजेंट थे, नीदा, निम्रा, सना वगैरह आप लोग सारे प्रेजेंट थे जब ये मैंने समझाया टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या आता है। ठीक है, तो ये टॉक्सिन जो होता है, ये जब पूरी बॉडी में इन्वेड कर जाता है, फिर स्प्रेड होता है, तो उसमें क्या होता है, बॉडी शॉक में चली जाती है। तो स्टार्ट से देखो क्या है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, ये क्या करता है, स्कारलेट फीवर करता है। और स्टेप्टोलाइसिन ओ क्या है, इस हीमोलाइसिन दैट कॉजेज बीटा हेमोलिसिस। अब बीटा हेमोलिसिस किस वजह से हो रही है, स्टेप्टोलाइसिन ओ की वजह से है। और स्टेप्टोलाइसिन भी वही है, इज ए hemolysin that is not inactivated by oxygen, it is responsible for beta hemolysis। तो मतलब अब जो बैक्टीरिया में हेमोलिसिस हो रही है, हेमोलिसिस करता है हमारे आरबीसीज की या फिर पैटी डिश के ऊपर आरबीसीज की, तो किसकी प्रेजेंस की वजह से हो रही है, इस टॉक्सिन की वजह से, स्टेप्टोलाइसिन और स्टेप्टोलाइसिन एस की वजह से। ओके, अब पायरोजेनिक का फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है। और एक्सोटॉक्सिन बी जो है इज अ प्रोटीएज दैट रैपिडली डिस्ट्रॉयज टिश्यूज। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, टिश्यूज की वैसे ही डिस्ट्रक्शन कर रहा है खुद से। उन्होंने आरबीसीज की और इन्होंने एक्सोटॉक्सिन बी किसकी कर रहा है, टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन कर रहा है। निम्रा आप इसे याद रख लोगे, निदा देखो याद रखना पड़ेगा इसे, एटलीस्ट मेन हेडिंग्स आप लोग को जरूर याद होनी चाहिए। ये सारा अभी तक जितना भी हमने पढ़ा हुआ ग्रुप ए का पढ़ा है, जो हमने लेंस फील्ड ग्रुपिंग की है ए टू यू तक, उसमें जो ग्रुप ए है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस, उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस डिजीज किस किस मेथड में करता है, वो डिफरेंट मेथड्स हैं, कौन कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा और क्या करता है, इम्यूनोलॉजी करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये हमने पायोजेनिक है कि पस के थ्रू जो है इन्फ्लेमेशन करके तो बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। फिर मैंने उसके बारे में बताया कि उसमें कौन कौन से विजिलेंस फैक्टर हैं, कौन से एंटीजेनिक फैक्टर हैं, कौन कौन से इसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अब ये है ग्रुप बी है, ग्रुप बी में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टेशिया। Pathogenesis by group B Streptococci, which is a Streptococcus epilepticus, is based on the ability of organisms to induce an inflammatory response। और ये क्या है कि डिजीज, इसका मेथड क्या है, डिजीज कॉज करने का थ्रू इन्फ्लेमेशन करता है। Group B Streptococci have a polysaccharide capsule that is एंटीफेगोसिटिक। अब देखो एग्लेप्टिशिया जो है आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि जब आपसे कोई कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की एग्जांपल पूछता है, तो अब आपने पढ़ लिया ना, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेप्टिशिया इज अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब उसकी एग्जांपल्स में आप लोग ये भी लिख सकते हो। ओके, ए जो था वो हमने डिटेल में पढ़ा, ये ग्रुप बी है। तो उसके बाद जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप सी, ई, एफ, जी, एच एंड के टू यू,
स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो इनफ्रीक्वेंटली मीन के वो बहुत ज़्यादा जो है बॉडी ह्यूमंस को टारगेट नहीं करते। कभी कभार इनमें से कोई एक जो है बैक्टीरिया एक ग्रुप का ह्यूमंस को टारगेट कर लेता है, अदरवाइज रेयर डिसीजेज है इनकी ह्यूमंस में। क्लियर हुआ? ये मैंने जल्दी से इसका आप नॉन बीटा हीमोलिटिक है उनका ओवरव्यू दे रही हूँ, जो कि अल्फा नॉन में कौन कौन से आ रहे हैं, अल्फा है और गैमा है। अल्फा वाली हम डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा में क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है और विरिडेंस है। इनके जो है मेन विरुलेंस फैक्टर क्या है, निमोनाई जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई इज आल्सो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये उसका एक विरुलेंस फैक्टर है कि वो डिजीज, देखो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो इजीली ट्रीटेबल नहीं होते, किल नहीं होते। ठीक है, जैसे और ना ही इनगल्फ होते हैं। तो मतलब जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उनको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो ये इसका एक विरुलेंस फैक्टर है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है। क्या चीज़, कैप्सूल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई को। आगे क्या है, स्ट्रेन्स ऑफ विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई दैट कॉज एंडोकार्डाइटिस। अब क्या है कि कुछ स्ट्रेन्स हैं विरिडेंस के, वो क्या करते हैं, हार्ट के इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस, वहाँ की इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं हार्ट की, प्रोड्यूस अ ग्लाइकोकैलिक्स दैट इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू एडहेयर टू द हार्ट वॉल। आप लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होते हैं ये, शुगर कोट होता है बेसिकली, जो कैप्सूल है और स्लाइम लेयर है वो इन्हीं से बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। तो देखो अब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई में तो डायरेक्ट कैप्सूल प्रेजेंट था, बट विरिडेंस जो एक और अल्फा हिमोलिटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स का एज अपना इंडिविजुअली क्या फंक्शन होता है, अडेरेंस में हेल्प करता है। इसके अलावा स्लाइम क्या है, बायोफिल्म फॉर्मेशन करने में भी इनका रोल होता है। बायोफिल्म फॉर्मेशन वही होती है जिसमें बैक्टीरिया आपस में भी अटैच होते हैं, इसके अलावा साथ साथ क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल सरफेस के साथ भी अटैच होते हैं। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करती है कि ऑर्गेनिजम्स को हमारे जो हार्ट वॉल्स हैं उनके साथ अडेयर होने में, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो अटैचमेंट होगी तो मतलब इन्फेक्शन वहाँ पर मस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, कॉज करेंगे ये बैक्टीरिया। ओके, मैं आप लोग की पहले अटेंडेंस मार्क कर लूँ। ओके निम्रा, आपका ये कमेंट आया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बीटा हिमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स में। ये जो बीटा हिमोलिटिक जितने बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट है। अब बीटा हिमोलिटिक जैसे पायोजनीस वगैरह थे, उसमें क्या है, सी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब नॉन बीटा हिमोलिटिक में जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई में कैप्सूल प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह प्रेजेंट है जो इनको इन्हांस कर रहे हैं, डिजीज कॉज करने में हेल्प कर रहे हैं। निम्रा, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी निम्रा, आपने ये ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स को, अगर जस्ट हम ग्लाइकोकैलिक्स को डिस्कस करें तो उसमें क्या दो बातें आती हैं। एक क्या आता है कि उससे कैप्सूल बनता है, सेकंड स्लाइम लेयर भी ग्लाइकोकैलिक्स से बनती है, थर्ड ये होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर से इसी से बनते हैं जो कि बायोफिल्म्स वगैरह बनाते हैं। बायोफिल्म क्या होता है, क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया मीन कि बहुत से बैक्टीरिया आपस में अटैच हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आप दो स्टूडेंट्स हो, एग्जांपल जस्ट दे रही हूँ कि दोनों को आपस में अटैच होने के लिए, स्ट्रांगली बॉन्ड होने के लिए किसी ना किसी टाइप की बॉन्डिंग या अंदर से ग्लू टाइप की चीज़ चाहिए होगी। तो ये ग्लू टाइप है, शुगर कोट है ना,
तो इससे क्या होता है, सारे बैक्टीरिया आपस में भी स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाते हैं और साथ साथ कहाँ पे, इन्वायरमेंटल सर्फेस पे, और साथ में जैसे ये मैंने बताया कि हार्ट वॉल्स के साथ भी अटैच हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल सर्फेस कौन कौन सी होती हैं? देखो, अगर बहुत ज़्यादा हॉट रनिंग, बहुत ज़्यादा वाटर है जहाँ पर इतनी तेज़ी से स्पीडली जो है वो वाटर रन कर रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हर चीज़ पानी बहाकर ले जाता है, बैक्टीरिया अगर वहाँ वाटर में उस लेक में प्रेजेंट है तो वो भी उसके साथ साथ बहते जाएं, बट नहीं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्लाइकोकैलिक्स जिनमें प्रोड्यूस होता है, वो क्या करते हैं, वो उस जगह पे, उस नहर के अंदर, उस लेक के अंदर जो नीचे ज़मीन होती है उसके साथ स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाते हैं इस ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से। तो वो ना सिर्फ इस सरफेस के साथ अटैच होते हैं बल्कि आपस में भी ग्रुप्स, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं 100 एंड 200 बैक्टीरिया, वो आपस में भी स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं। तो इस तरह पे क्या होता है, जितना मर्जी तेज़ वाटर आ रहा है, बह के आ रहा है, तो वो इनको बहाकर नहीं लेके जाता। क्लियर हुआ? ग्लाइकोकैलिक्स। और यही ग्लाइकोकैलिक्स, इसकी बेस पे हम बताते हैं कैप्सूल है या स्लाइम लेयर है। फॉर एग्जांपल कैप्सूल क्या होता है, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रॉन्गली जो है सेल वॉल के साथ अटैच है, मतलब शुगर है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल वॉल के इर्द गिर्द प्रेजेंट है आउटर सरफेस में, तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। बट अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रॉन्गली भी नहीं प्रेजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं है सेल वॉल के साथ और ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, मतलब उसकी प्रॉपर बिल्कुल स्मूथली नहीं प्रेजेंट, स्ट्रॉन्गली नहीं प्रेजेंट, और साथ में क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट है, तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। तो बेसिकली इस ग्लाइकोकैलिक्स की अटैचमेंट की बेस पे ही हम उनकी डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया को दे रहे होते हैं कि ये स्लाइम लेयर है या फिर कैप्सूल है। ये बात क्लियर हुई आप लोग को? ग्लाइकोकैलिक्स। अपनी अटेंडेंस लगवा लो क्लास, अटेंडेंस अपना नाम लिख के सेंड करो, मेरे पास सारे स्टूडेंट्स शो नहीं होते, कोई स्किप ना हो जाए किसी का नेम। ओके क्लास, अगर आप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा ली है तो टेक केयर। बाकी जो है मैं आप लोगों को स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, आपने ये स्लाइड्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और विरिडेंसिंग को आपने खुद से पढ़ना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन करूँगी।